नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, इस देश का गद्दार कौम कौन है? किसने गद्दारियाँ की? किसने जब इस देश में जो बहुजन हैं, जो यहाँ के मूल निवासी लोग हैं, उनके ऊपर अत्याचार किया? किसने जातिवाद फैलाया? क्या वो परजीवी है? क्या वो रेबीज वायरस है? इसको साबित करने के लिए एक व्यक्ति आए हुए हैं यहाँ पे डिबेट करने के लिए। जरा इस डिबेट को अंतिम तक सुनिए, इस डिस्कशन को अंतिम तक सुनिए और खुद ही कंक्लूड कीजिए कि इस देश की गद्दार कौम कौन है। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देखिएगा। वीडियो लाइक करना तो कतई मत भूलिएगा। शेयर ज्यादा से ज्यादा कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें, सच्चाई को समझ सकें। ये आए हैं ब्राह्मण धर्म एक रेबीज वायरस। अच्छा जी, हाँ जी, बताइए। जय भीम सर। हाँ जी, जय भीम जी, बताएं। सर हाँ, ये कोई बोल रहे कि अभी कि ये शौर्य दिवस नहीं गद्दार दिवस है करके भीमा कोरेगांव को नहीं। देखिए, हाँ बोलने वाला तो हमेशा ही बोलेगा ना। मैंने क्या कहा कि इस दिन का तो नाम सुन के कुछ लोगों की पैंट में तो पेशाब उतर जाती है, पैंट गीली हो जाती है कुछ लोगों की तो सुनते ही नाम कि 500 लोग, 500 बहुजनों ने। तो अब बताएं, गद्दार कौन था? गद्दार लड़ाई हुई तो पेशवा जो है अंग्रेजों से पेंशन ले रहा था। हाँ, बताइए, गद्दार कौन हुआ? वही हुए पेशवा। अगर अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी तो लड़ाई होने के बाद से तो दो ही चीज होती ना, हार जाता चाहे हाँ जीत जाता। पेंशन ले रहा हाँ। है, बताइए पेंशन लेने का क्या मतलब है भाई साहब? हम्म? गद्दारी की क्या बोलते गद्दार रिवॉर्ड। नहीं है, असल में धर के गद्दार हैं। इन्होंने पूरे भारत समाज का इन्होंने कैपिटल सी काटा हुआ है। सर पर मैं देखता हूँ कि मतलब ये नहीं क्या कभी ये हारने मत है। बहुत ही मुजर लोग है जैसे इनके धर्म ग्रंथों में भी मतलब कैसे मानते नहीं कि नए नए बदलाव करते कि कोई भी अपनी गलती मानेगा, पर ये मानते ही नहीं गलती और नहीं क्या उसको डिफेंड करते हैं। और ये मतलब ये कैसा है, अगर तुम गलती नहीं मानोगे तो वैसा हुआ ना, अगर तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो तुम और जिद्दी होते जाओगे और नहीं क्या उस चीज हमारे लोगों ने गद्दारी की करके। और तो ऐसे ही और है। आज तो बाबा साहब का कोई फोटो जला रहे थे। आज ही क्या है लगता हो। हाँ, अच्छा सकपल करके अभी अम्बेडकर नाम से डर लग रहा है तो सकपल के सब ये चल रहा है अच्छा। अभी एमपी में कुछ ग्वालियर हाँ, वो के पीछे डर लग पड़ रहा गए। होगा ना, सीधे सीधे पिछली बार संविधान जलाए थे तो अभी तक हाँ बेचारे घूम ही रहे हैं। तो ये करेंगे, ये नौटंकी ना रह रह के करेंगे। इनको ये पता चल गया है ना कि देखिए कितने कुकर्म इन्होंने चलाए। पहले तो ये कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर को इन्होंने ही पढ़ा दिया, फिर ब्राह्मण ने पढ़ा दिया, फिर ब्राह्मण ने सरनेम दे दिया, फिर इससे भी पेट नहीं भरा तो इन्होंने क्या किया कि हाँ एक बाप और खोज ले आए, BN राव। समझ रहे हैं? फिर इसके बाद से हाँ पेट हाँ। नहीं भरा, भाई साहब बाबा साहब में खराबी ही हो गई। ला भैया, तो ये तो हर तरह से मतलब प्रयास करके बेचारे जो हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि किधर से खुजाएं। इनको पकड़ लिया है, ओ, इनको ओ, बीमारी, समझ रहे हैं ना? अब ये चारों बगल ये खुजाते फिर रहे हैं ये। सर वो कहानी के जैसा है कि वो है ना, मतलब वो अंगूर खट्टे वाला वो बहुत प्रयास करता है, उसको मिलते हैं आखिरी में तो बोलते हैं जाने दो हम्म अंगूर खट्टे है। एक कहानी है ना वो। तो ये वही ऐसे ही वही है वही। मतलब सब कुछ कर लिए हम्म पर हर बार हारते हैं ये लोग। मतलब कितना प्रयास करते हैं और समझते क्यों नहीं ये लोग? समझ जाना चाहिए ना अभी तो भी। अच्छा, और एक बात देखो ना सर बताइए, अगर हाँ सुधरने वाली प्रवृत्ति इनमें होती तो सबसे पहले तो ये हम्म, आगे आके या क्षमा मांग चुके होते। जैसे ईसाई के हाँ पोपों ने क्षमा मांग लिया था कि भैया हमने गैलीलियो के हाँ साथ बुरा किया था, मांगा था ना उन्होंने। हाँ। वो उधर नहीं मांग आते लिए मुझे। थे कि भाई हम लोगों ने हाँ गलत किया था, सब चीज अब सही होना चाहिए। लेकिन इनकी प्रवृत्ति में हाँ। ही धूर्तता है ना, एक ही प्रवृत्ति में ही धूर्तता है। असल में प्रॉब्लम है, न्यायिक चरित्र है ही नहीं। तो सर ये इनका डीएनए का फॉल्ट है क्या? मतलब जो विदेशी डीएनए है मतलब उधर का, इसलिए वैसे है क्या लोग? देखिए, इसलिए तकनीकी रूप से अगर हम देखेंगे तो ये टेक्निकल मामला अलग हो जाता है, लेकिन अगर सामाजिक दृष्टि से देखेंगे तो भैया इनके डीएनए में ही प्रॉब्लम लगती है। समझ रहे हैं ना? ये इनकी प्रॉब्लम है इनकी, क्योंकि ये जाति मानते हैं ना, तो इनकी पैदाइश में ही हाँ प्रॉब्लम है। फिर जातिवादियों को हम यही कहेंगे ना। अगर ये जाति नहीं मान रहे होते तो हम एक अलग विश्लेषण करते, लेकिन जो जातिवादी है इसका मतलब इसकी पैदाइश में ही कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, तभी ना ये लगातार इसको सत्य हम्म, को हक अधिकार देना है। और हमें कैसे समाज के एक साथ खड़ा होना, इसको समझ में नहीं आ रहा है।
कौन लोग शोषित है, वंचित हैं, कितने सालों से वंचित रहे हैं, उनको अब हमको बराबर पे ले आना है, इसको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम तो यही कहेंगे कि इनकी पैदाइश में ही फ़ॉल्ट है। ठीक है, ओके। हेलो सर, एक एक हाँ जी, मिनट और पूछना था एक ही बात। एक मिनट, मैं बोलते बोलते भूल गया था, तो कोई बात ठीक है नहीं, ठीक है, अगली बार आप पूछ ठीक है। लीजिएगा। चलें आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखें कौन आए हैं यहाँ पे। परशुराम आए हैं। हाँ जी, परशुराम जी, बताएँ। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। हाँ, जय भीम नमो बुद्धाय। अरे ये तो जाने कोई जाने-पहचाने आ गए। ये आप बड़ा गड़बड़ करते हैं। मुझे लगा कि आज जो है वो आ गए फरसे वाले। सर बलबीर बोल रहा हूँ। हाँ, हाँ, बोलिए। हाँ जी, आज आपको कुछ दिखाऊंगा मैं, बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये देखिएगा सर, एक मिनट। ये दिख रहा सर आपको? इसमें बहुत सारे आपने, हाँ, इसमें भगत सिंह हैं, हाँ बुद्ध जी, हैं, कार्ल मार्क्स इसमें हैं। कार्ल मार्क्स भी हैं, हाँ जी, और वो भी क्या नाम था उनका, जिनका डायलॉग था कि जिससे पूछा जाता था कि आपको मौत से डर नहीं लगता, तो जिन्होंने कहा था कि भाई हमने तो कब्र में उनकी भी लाशें देखी हैं जो कभी घर से लड़ने ही हाँ बाहर जी। नहीं निकले। हाँ जी, हाँ जी। सर मैं जब भी घर पे जाता हूँ ना, तो मैं इनके होटल में रुकता हूँ एक दिन के लिए, मतलब खाना पीना वहीं पे रहता है मेरा। तो ये बड़े अच्छे बंदे थे। तो लास्ट टाइम मैं जब वहां पे गया था ना, तो उन्होंने मुझे बोला था कि सर आप जब भी आते हो ना हमारे पास, तो मैं एक्चुअली सर ये कॉमरेड हैं। हेलो हाँ हेलो, हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। ये सर कॉमरेड हैं, मतलब हमारे फिलौर जो पंजाब में पड़ता है ना, ये फगवाड़ा के पहले, ये कॉमरेड हैं। तो इनके दादा परदादा जो भी थे वो सारे इस मिशन से जुड़े हुए थे। लाल सलाम आपको पता होगा सर, तो रॉक्सी सर को पता है। अच्छा, ओके। हाँ जी, हाँ जी। ये लाल सलाम वाले हैं, मतलब कम्युनिस्ट हैं थोड़े, और इनको हर चीज का पता होता है इसके बारे में। तो इनके पास में जाके आया था अभी। हाँ जी, बड़े अच्छे बंदे हैं। वो पंजाब में पूरा ऑपरेट करते हैं, मतलब भीम जो हमारी क्या बोलते हैं उसको, जो भीम का जो भी चलता है ना ये सर्कुलर, तो उसमें ये इन्वॉल्व है। हाँ जी, नहीं, कम्युनिस्ट लोगों में देखा जाए तो एक ब्राह्मणवादी जो कम्युनिस्ट बनता है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तो कम्युनिस्ट में लगभग ठीक ही ठाक लोग होते हैं। इतिहास में कुछ गड़बड़ी है उनके इतिहास समझ में, बाकी हाँ जी, जनरल पर्पस से तो थोड़े ठीक ठाक होते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया लगा मुझे वहां जाके। और मैं उनको ना आपके चैनल का वो लिंक देख के आया था, रैशनल वर्ल्ड का। और उस बंदे ने मुझे आज फोन किया सर, कहता भाई यार मुझे पहले, कहते बलबीर सर आपने पहले मुझे क्यों नहीं बताया ये चीज। भाई यार अच्छा। बताने की चीज नहीं है ये, मतलब मैं 2019 से जुड़ा हूँ, तो आपको भी तो कुछ, आप कम्युनिस्ट हो या कुछ भी हो, तो आपको चाहिए था ये इन चीजों से जुड़ो। तो मैं उनको ना आपका लिंक दे के आया हूँ, और रैशनल वर्ल्ड पे आजाद सर का, जैसे अमित तिवारी वगैरह। हाँ जी, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी मतलब बात हुई है आज, अभी थोड़ी आधे पौने घंटे पहले बात हुई है इनसे। तो बोलते हैं कि सर आपने पहले क्यों नहीं बताया मुझे ये। माँ यार चलो जो भी था। हाँ जी, और मैं हर बार जब भी घर पे जाता हूँ ना, तो उनके पास रुकता हूँ वहां पे। ये फिलौर पड़ता है अफगाड़ा के थोड़े से पहले। अच्छा जी, ओके, ठीक हाँ है, जी, ठीक है। अच्छा सर, और कुछ सर कहना है आपको? मैं एक चीज और दिखाऊंगा आपको, अगर आप देख रहे होंगे तो। हाँ हाँ, दिख रहा है। इसमें ना सर एक चीज लिखी है चंडाल, मुझे वो समझ नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है। उसमें पूरा पढ़िए, उसमें क्या लिखा है। एक मिनट सर, एक मिनट। यहाँ लिखा है दस्यु को चंडाल कहते हैं, वे नगर के बाहर निवास करते हैं और नगर में जाके बैठते हैं, तो सूचना के लिए लकड़ी बजाते चलते हैं, जिससे कि लोग जान जाएं, बचकर चलें, कहीं उनसे टच ना हो जाए, मतलब स्पर्श ना हो जाए। तो ये कौन से बंदे थे उस टाइम पे, देख रहे हो सर? देखिए ये जो बात है ना, ये फाहियान के नोट से आई है ना? ये वही, ये देखिए आप, ये वही है। हाँ, फाहियान का नोट्स है, मैं जानता हूँ। हाँ हाँ जी, मैंने हाँ जी। इससे भी पहले की बात बताता हूँ, फिर आपको यहाँ पे ना और क्लियर हो जाएगा। ओके। आपको एक मैं एविडेंस दिखाता हूँ, और रुक जाइए। ये क्या हुआ था, वेन सॉन्ग ना 7वीं सदी में जब पहुंचे थे, तो राजगृह जब गए थे, तो अच्छा। उन्होंने क्या कहा कि जो बिंबिसार का आप नाम सुने हैं ना,
हाँ जी, बिंबिसार का। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बिंबिसार सुना मैंने। तत्कालीन जो राजा थे, तो वो बताते हुँ, हैं कि उनका पहले ना कुशीनगर में उनका वो हुआ करता था, अच्छा, राजधानी। ओके। तो कुशीनगर बड़ा, अब कुशीनगर को देखेंगे ना तो बिहार, कुशीनगर ये सब सटे-सटे ही इलाके हैं। और सर आज कुशीनगर वही है ना आज की जहाँ पे डेट में जो फर्स्ट महापरिनिर्वाण हुआ है, हाँ तथागत जी, हाँ का जी। महापरिनिर्वाण हुआ है। जी, जी। तो कुशीनगर जो था ना, वो क्या हुआ हुँ, था हुँ। कि उस समय बिहार के ही, वो तो खैर बिहार ही राजधानी थी पूरे भारत की। हुँ, तो हुँ। सटी तो वहाँ पे राजधानी था इनका। अब हाँ होता जी। क्या है यहाँ पे कि लोगों के घर ना बड़े अगल-बगल बने हुए थे और उस समय लोग अच्छा, झोपड़ी-वोपड़ी बनाते थे, पक्के घर तो बहुत कम ही होते थे। कच्चे अब मकान किसी होते थे के यहाँ, मिट्टी के? हाँ, अब क्या करता जी। था, कोई गलती से आग-वाग लगाता था, तो अगर हुँ। एक के घर में आग लग गया गलती से भी, तो तो सबके घरें जल हाँ, जाती थी। सारे इन्फेक्टेड होंगे वहाँ पे। सारे इन्फेक्टेड हो जाते थे। देखिए कहते जी। हैं, तो बिंबिसार ने पहले अपनी राजधानी कुशीनगर में बनाई थी। यह स्थान पर लोगों के मकानात पास-पास बने होने के कारण सदा अग्नि द्वारा भस्म हो जाता था। ये अब कुशीनगर ये वही ना, है ना सर? जहाँ हाँ, कुशीनारा जहाँ बोलते पे हैं उसको पहले? कुशीनारा, इसको पहले हाँ, हाँ कुशीनगर। जी, हाँ। जी। अब अब ये इसमें कुशीनगर ही लिखा हुआ है। अब मैं और भी रेफ़रेंसेस चेक कर लूँगा, लेकिन वो नहीं कोई बात नहीं, पास-पास कोई है। बात और हाँ, और ऑफ़ कोर्स इंडिकेशन वहीं का हो रहा है। तो ठीक। अब क्या होता है यहाँ पे कि इन्होंने एक नियम बनाया। नियम सब पहले पूछा लोगों से, ऐसा क्यों हो हुँ, रहा हुँ। है? क्या मेरे राजा में गड़बड़ी है कि हमारे लोग, क्योंकि जो बुद्धिस्ट लोग होते थे ना, वो जो किंग होते थे, बड़े दयालु स्वभाव के थे। हुँ, वो हुँ। प्रजा को काइंड वाक़ई में काइंड प्रजा की काइंड तरफ पर्सन ट्रीट, होते हाँ, थे वो। काइंड हार्टेड होते थे। जैसे ओके। आज की डेट में आपको जो कहेगा कि हम क्षत्रिय हैं, एक तरफ तो हुँ। छतरी करा, दूसरी तरफ डींगे हाँक रहा होगा कि हमारे दादे अच्छा। परदादे हाथी लेके चलते थे, ये लेके। भाई उसके मुँह से ही देख के आपको लगेगा ना कि इसको देख के मतलब चल पक निकल, तो ऐसे आपको लगेगा। और वहीं जो बुद्धिज़्म के जो किंग थे, उनके आप देखोगे बड़े काइंड हार्टेड होते थे। तो सर ये आपको हाँ, मेरी बात सुनिएगा अभी। मैं हाँ, एक्चुअली ना आपकी हँसी सुनना चाहता था इसलिए मैं जॉइन हुआ हूँ। आपकी हँसी जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है सर। तो अब इसमें हाँ क्या जी। था, हाँ, तो अब वो क्या करते हैं ना कि लोगों से पूछते हैं, सब लोगों से, भिक्षुक सब लोगों को बुलाते हैं, पूछते हैं कि मतलब इसका क्या सॉल्यूशन है। हुँ। तो सारे उनके जो भी मंत्री-संतरी जो भी लोग होते हैं, सब लोग मिलके एक नियम बनाते हैं कि अब की ओके। बार बड़े अच्छे ढंग से ना बड़ी कठोर थोड़ा नियम बनाया जाए और हुँ। कठोर नियम बना के ये चेक किया जाएगा कि कौन बदमाशी करता है, किसके कारण से आग लगी, हुँ। कौन इसमें ठीक है। इन्वॉल्व है, और जो ओके। पकड़ में आ जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा-मोटा, मतलब बड़े अच्छे हुँ। से ढंग से उसकी जाँच कराई जाए। तो देखिए, यदि कभी आग लग जाए तो उस समय उसके कारण का पता परिश्रम करके लगाया जाए। मतलब मेहनत से बहुत हुँ। गहन डेप्थ जाँच की जाए। फिर मतलब अपराधी डीप को देश से, डीप डेप्थ में। हाँ जी। हाँ, हाँ, फिर अपराधी को देश से बाहर करके शीत वन में शीतवन भेज में दिया भेजा जाए। दिए। ठीक हाँ, है। अब शीतवन पता है क्या कहलाता था उस समय? उस समय राजगृह को कहते थे शीतवन, राजगृह नाम भी नहीं था। ओके, वो जो ओके, ओके। जगह था, उस जगह का नाम वो शीत वन था उस समय। कोल्ड और कोल्ड वहाँ पे, प्लेस था वो? हाँ, हाँ, हाँ। जी। अब ये यही उसका दंड है। उस आदमी को ना वहीं पे तड़ीपार कर दिया जाएगा, जो ये बदमाशी अच्छा। करेगा। जी। आजकल शीतवन वह स्थान है जहाँ पर मृत पुरुषों के शव भेजे जाते हैं। मतलब जहाँ लोग मर जाते थे ना, तो वहीं पे लाशें भेजी जाती थी, वहीं पे उनका हुँ, निपटान हुँ। होता था जो भी। तो और ओके। नियम क्या था कि उस जगह पे भेजने का, कि जैसे वहाँ पे भेजा जाएगा, तो वो आदमी को दंड दिया गया है। हम उसका जान तो ओके। नहीं ले सकते थे, बुद्धिज़्म तो जान लेना नहीं सिखाता। वो कहता है बिल्कुल। कि आप उसको पनिशमेंट दो, उसको एहसास हो कि उसको पनिशमेंट किस चीज़ के लिए मिला है। तो अब जी। वहाँ पे क्या था कि जब वो ना शवों के आस-पास रहेगा, तो बहुत सारे लोग डरते भी हैं शमशान घाट से, इससे, उससे। तो कहते हैं कि उसे लोग थोड़ा बच के भी जाते हैं कि यहाँ पे लाशें जलाई जाती है, क्या है, ये अच्छा स्थल नहीं है। तो वहाँ पे जब वो रहेगा, थोड़ा सावधानी से रहेगा और उसको ये बात में समझ में आएगी कि और बाकी लोगों को भी ये समझ में आएगा कि देखो हमको भी यही सज़ा मिल सकती, ठीक है? हुँ। हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो राजा ने उत्तर दिया कि ठीक है, इस कानून को घोषित करा दिया जाए और लोग इसकी पाबंदी अमल करें। अब क्या होता अच्छा। है कि जैसे ये बात चलती है ना, तो सबसे हुँ। पहले या तो किसी ने राजा के ही घर में आग लगा दी या उसके ही घर में कहीं से आग लग गई, जैसे भी हो एक्स वाई जेड। अब अच्छा। इसमें क्या हुआ कि राजा के घर आग लग गया, तो राजा क्या कहता है, नियम तो राजा पे भी लागू होगा। बुद्धिज़्म की तो यही खासियत है कि हाँ, राजा सब जो पे है मेरे वो बाहर नहीं करता। वो हाँ। सारे बंदों पे इम्प्लीमेंट हो गया ना वो?
सारे बंदों पे इम्प्लीमेंट, मतलब ऐसा नहीं है कि हम हमारे लिए अलग से नियम है, हम प्रिविलेज लेंगे या तुम लोगों पे ला देंगे, नहीं। राजा कहता है हाँ। मुझे इस देश का परित्याग करना चाहिए, वो कहता है हमको कुशीनगर अब छोड़ देना चाहिए, और क्योंकि कानून की रक्षा करना अपना धर्म समझता हूँ इसीलिए मैं स्वयं जाता हूँ। कहता है राज यहीं छोड़ता हूँ, बाल बच्चे जो देखना है देखेंगे, हम तो जा रहे हैं क्योंकि इसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, तो इसीलिए मैं स्वयं जाता हूँ। यह कहकर राजा ने अपने स्थान पर अपने बड़े पुत्र को शासक बना दिया, और वैशाली राज इस समाचार को सुनकर बिंबिसार राजा शीतवन में निवास करता है। अब वैशाली वालों को जैसे पता चला कि भैया ये बहुत शक्तिशाली राजा था ना बिंबिसार, अब वैशाली वालों से हमेशा टक्कर रहती थी। वैशाली वालों को जैसे पता चला इस पे सर काफी साउथ वालों ने ना काफी मूवी भी बनाई हुई है इस पे, बिंबिसार पे। हाँ हाँ हाँ, जी। तो जैसे उनको पता चलता है ना कि अच्छा वो तो शीतवन राजा तो है नहीं, ये तो नया नया राजा बना है, इसको तो हम लोग आसानी से हरा देंगे, वो क्या कर दिया, लड़ाई कर दी। और वहां घुस, राजा तो था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, सेना संसाधन पर चढ़ दौड़ा, नगर को पूरा लूट लिया सब, और वहां पे कोई सामना करने के लिए कोई तैयारी ही नहीं था। लोगों को जानकारी, मतलब वो नहीं था, लोग सोचे कि कौन अवेयर हमला नहीं थे। करेगा। हाँ, अवेयर नहीं थे, तो कोई तैयारी नहीं थी। अब जैसे इसके दोस्त भी थे बिंबिसार के, बहुत सारे सीमांत जो अगल बगल के राजा थे, उनको जब पता चला कि देखो हमारा दोस्त जो है अपने के लिए वो किया, अपने को पनिशमेंट दिया, तो शीतवन में आया यहाँ पे रहने के लिए, तो देखो ये वैशाली वाला धूर्तता कर दिया। तो इन्होंने कहा कि अब चूंकि तुम शीतवन में गए हो तो वो जगह तो हम तुमसे ये नहीं कहेंगे कि तुम वापस जाओ, वहां पे पनिशमेंट ले रहे हो, हम इस जगह को ही वो बना देंगे, नगर बना देंगे। तो क्या किया कि बिहार में जो सीमांत प्रदेश के जितने भी राजा थे वो सब जो है वही जगह को बना दिए, बहुत गजब का महल बना दिए, सारा जगह बना दिए। वो जगह बन गया सीमांत, मतलब राजगृह, कि राजा का गृह है ये, समझ रहे ना। लेकिन ये जो नियम था, ये नियम आगे कंटिन्यूड रहा कि जो लोग भी अपराध करेंगे उनको तड़ीपार किया जाएगा, और उनको कुछ ऐसी जगह पर रहने दिया जाएगा जहां पे उनको इस बात का एहसास हो कि उनको दंड है। नियम चलते रहा आगे। अब अच्छा, मतलब वो पनिशमेंट थी उनकी। हाँ, पनिशमेंट थी। राजा ने पहली बार खुद को पनिशमेंट लिया, पनिशमेंट में कोई वो नहीं किया कि हम रहेंगे, जगह नहीं छोड़ा उसने कि जगह हम यहीं पे रहेंगे। भले उसके दोस्तों ने जो भी सहायता की, बनाया बनाया, लेकिन उसने उस जगह को नहीं छोड़ा, वहां पे रहा। अब आप दिखाइए कि आप क्या दिखाना चाह रहे थे, उसमें इसी का आंसर छुपा हुआ है। जब ये कंटिन्यू होते गया ना, जब ये कंटिन्यू हो गया तो अब थोड़े से नियम और बदल गए ना। क्या नियम है कि अब जो चोरी करता था, डकैती करता था, उनको ये लोग कहते थे ये चंडाल है, हाँ, उसको ये तड़ीपार देखिएगा। करते थे। ओके हाँ। ये देखिएगा ये क्या लिखा है इस पे जी। वो मुर्गी नहीं पालते, ना ही जीवित पालतू पशु बेचते हैं, कहीं सुन और ऊपर देखिए, ऊपर दस्यु को चंडाल, देखिए दस्यु को चंडाल लिखा है ना। हाँ, उधर देखिए कहते हैं जी, उधर दिखाइए। एक मिनट सर, अब ठीक है। हाँ, कहते हैं दस्यु को चंडाल कहते हैं, मतलब दस्यु मतलब जो चोरी काम करता था उसको चंडाल कहते थे। बुद्धिज्म में चंडाल जो फ्रॉड जाति का, जो फ्रॉड पर्सन था, जो फ्रॉड पर्सन है उसको बोलते हैं, उसको चंडाल बोलते थे। इन्होंने क्या किया, पूरे जाति को ही चंडाल घोषित कर दिया, पूरे जाति को ही फ्रॉड घोषित किया इन्होंने ब्राह्मणिज्म आने पर। ये चक्कर हुआ है दरअसल। और कितने सालों से उन्होंने भोगा उस चीज को, कितने सालों से भोगा उन। हाँ जी, मतलब आप देखिए 7वीं सदी में अभी भी चंडाल सिर्फ दस्यु को कहा जा रहा है, जाति नहीं है ये। जो दस्यु है, हाँ, जो दस्यु है उसको चंडाल, और वही इनको तड़ीपार किया जा रहा है, दंड दिया जा रहा है ना। और जब वो शहर में आते थे तो भाई उनको भी जीविका के लिए छोड़ दिया जाता था। जैसे वहां से ना वो मांस मछली मार के लेके आते थे, तो उनको क्या था कि देखो तुम लोग अपराधी हो, आओगे ना, जैसे पुलिस में क्या होता है, कोई अपराधी किस्म का होता है तो उसको लगाते हैं ना, तुमको डेली आके अटेंडेंस लगा के जाना है, करते हैं ना, अटेंडेंस लगाना है, मतलब तुम जानकारी में रहोगे हमारे, तुम पर हमारी नजर रहेगी। तो ये नियम था इनका कि तुम लोग शहर में आओगे ना तो तुम जानकारी दोगे कि तुम आ गए हो, टक 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 वो बजाओगे, लाठी बजाओगे, तुम अपराधी किस्म के तुम लोग आओगे, ताकि लोग एक्टिव रहे कि तुम फिर किसी के चोरी न मार लो, डकैती न कर लो तुम। एक्चुअली सर क्या था ये, एक्चुअली क्या था ना, ये मैंने एक बुक दी थी, एक मेरे फास्ट फ्रेंड है, पाठक हैं वो, समझे आप, तो उनको मैंने बुक दी थी, तो उन्होंने मुझे ये पूछा था कि इसको अंडरलाइन करके ना, मतलब सर से पूछना आप ये चीज, तो मैंने पूछ ली, मुझे तो पता था ही पहले इसे। क्लियर हुआ ना ये चीज। ये वीडियो वो देख रहा होगा अभी। हाँ जी, हेलो। जी जी जी,
तो ये हुआ। हाँ। बाद में ब्रह्मनिज्म आया ना, तो उसने क्या किया है, अब आप ध्यान से देखिए। बुद्धिज्म में क्या नियम था कि जो आग वाग लगा के घरों का सबका नुकसान करता था उसको भेजते थे मुर्दा के पास रहने के लिए कब्रिस्तान में। इसने ना पूरे की पूरी जातियों को ही भेज दिया कि तुम लोग मुर्दा घर के आसपास रहोगे, तुम लोग मुर्दा जलाओगे, और नाम चंडाल दे दिया, कुछ कुछ दे दिया, अनटचेबल बना दिया। तो ये इन्होंने क्या किया है कि जो नियम बुद्धिज्म में चलते थे आपराधिक किस्म के व्यक्ति के लिए, इन्होंने बुद्धिस्ट लोगों पे ही वो अप्लाई कर दिया। और इस कारण से अब लोग सोचते हैं ना कि ओबीसी क्यों इस नियमों को मानने लगा, वो क्यों अछूत को मानने लगा। इसका जवाब यहीं पे है। जवाब इसलिए है कि ये नियम चूंकि बुद्धिज्म के थे, जब बुद्धिज्म चल रहा था तब से ये नियम चले आ रहे थे, तो ओबीसी ने इस नियम को किस तरह से लिया कि जो आपराधिक किस्म के लोग हैं वही ना शमशान घाट के पास वो सत्ता भेजती है? अच्छा, क्रिमिनल माइंड है राजा, हाँ क्रिमिनल माइंड है, उनको भेजा गया है अपराधी को। चंडाल ने हमको आपराधिक माइंड के लोगों को कहा गया है, उनसे हमको बच के रहना है, वो तो अनटचेबल है। अनटचेबल कहने का मतलब कि उनसे हमको बच के, वो फिर से चोरी करेंगे, वो करेंगे, मतलब मेंटालिटी वैसे डाल दी ना वहां पे। हाँ मेंटालिटी थी। तो आम जो जनता थी ना उसके माइंड में ये चल रहा था, जो शहर में रह रहा था। अब जब ब्रह्मनिज्म ने पूरी जाति के जाति को अनटचेबल घोषित किया ना, तो ये जो आम जनता थी इसका माइंड में अभी भी वही चल रहा है कि जो लोग चंडाल घोषित किए गए हैं वो हमसे दूर रहने चाहिए। ये सर इनका वही इनका वही कंसेप्ट चल रहा है ना, जैसे ब्राह्मण मानते हैं ना अनटचेबल को या छोटी जातों को, या ढोके लेके आते हैं, वही इनका थोड़ा सा है, कुछ चल रहा है इस पे। हाँ मतलब आप इस चीज को देखिए कि आम जनता ने आसानी से इसको कैसे माना, या आप समझ सकते हैं कि कैसे उस चीज के बीच में, जैसे आज देखिए अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों ने राजद्रोह का केस बनाया था, देशद्रोह का, राजद्रोह देशद्रोह यही होता है ना, केस बनाया था। तो वो उस समय के क्रांतिकारियों पे अप्लाई होता था। अब बताइए आज की डेट में कोई सत्ता के खिलाफ बोले वही कानून उन पे लगा देते, वो जेल में जाएगा सीधा। तो अब आज की डेट में, अब देखिए आज की डेट में क्या हो गया, आज वो जो कानून अंग्रेजों ने बनाया था क्रांतिकारियों को जेल में डालने के लिए, वो नियम आज अपने ही लोगों के ऊपर अप्लाई हम कर दे रहे हैं, और लोग उसको मान भी ले रहे हैं, भक्तगण तो मान ले रहे हैं कि हाँ उसने तो गलत किया है भाई, उसको तो देशद्रोही है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? बस सेम चीज अप्लाई किया है इन्होंने, जो कानून पहले से चले आ रहे थे अपराधियों के लिए, वही चीज इन लोगों का जब हाथ में सत्ता आती है तो इन्होंने वही चीज अप्लाई कर दी, और पब्लिक को एहसास, इनके जो भक्त बनते चले गए वो लोग उस पर जोर देने लगे। ये तो बोलने में, प्रचार करने में माहिर ही लोग हैं, समझ रहे ना? एक्चुअल में ये कारण है। तो जो लोग ये सोचते हैं ना कि ओबीसी कैसे इस चीज को बड़े आसानी से मान लिया कि अनटचेबल, उसका ये कारण है दोस्तों जी। और उनको बेनिफिट सर दोनों तरफ से है ना। जी समझे, वो ऊपर से भी और नीचे भी, और उनको पैरेलल मानते हैं अपने आप को कि हम ब्राह्मणों के जैसे ही हैं, पर बाद में उनको जब जुत्ती पड़ती है ना फिर पता चलता है। हेलो, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, ठीक है फिर ओके। अच्छा सर, एक बहुत अच्छी चीज मैं बोलने वाला हूँ अभी। आपको और आपकी टीम को, सभी को भीमा कोरेगांव और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी, आपको भी पूरी तरह मंगल कामनाएं। ओके, इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।